नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सृजन में। प्रदेश सरकार का प्रयास है हरा भरा हो मध्य प्रदेश, साथ साथ लोग भी उन्नत और समृद्ध बन सके, जिसके लिए वृक्षारोपण को तो बढ़ावा दिया ही जा रहा है, साथ ही साथ खेती में नई तकनीक, नई पद्धति और नए आविष्कार के नित्य निरंतर नए नए प्रयोग सफलतापूर्वक किए जा रहे हैं। ऐसी ही है क्वीन ऑफ टेक्सटाइल यानी रेशम की खेती, जो कम समय कम लागत के बावजूद मुनाफे के मद्देनजर एग्रीकल्चर ऑफ क्वीन भी कही जा सकती है। स्वरोजगार भी रोजगार भी। जी हाँ, रेशम उत्पादन एक ऐसी ही खेती की विधा है जिसमें मौसम के प्रकोप का कोई डर नहीं। यहाँ तक कि साल में 4 नहीं 5 नहीं बल्कि 8 से 10 बार तक इस खेती के माध्यम से रेशम के धागे तैयार किए जा सकते हैं। पारंपरिक खेती अनाजों की हो या फल फूलों की, किसानों को फसल की कीमत ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए से 100 रुपए किलो तक ही मिल पाती है, यदि कोई प्राकृतिक आपदा ना आए। खैर, बात करते हैं पारंपरिक खेती से हटकर रेशम की। रेशम यानी क्वीन ऑफ टेक्सटाइल, बेहद मुलायम और बेशकीमती कपड़ा, बहुत ही हल्का और खूबसूरत, आंखों के साथ साथ तन मन को भी सुकून पहुंचाने वाले रेशम का ख्याल भी होठों पर मुस्कान दे जाता है। सदियों पहले राजसी ठाट बाट की पहली निशानी कहे जाने वाले रेशम की पहचान बदलते वक्त के साथ कभी नहीं बदली। इसकी शाही पहचान कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। राजसी खूबसूरती से लबरेज रेशम पहले भी और आज भी सिर्फ खास लोगों तक ही सीमित रही है। रेशम पहनना हर किसी का अरमान होता है। आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाती है रेशम। जितनी आसानी से हम इसे पहन सकते हैं, उतनी ही मेहनत से तैयार होती है रेशम। सिमट आया है इंद्रधनुष कहीं मेरे लिबास में, लिबास से दिल में उतर आया है ये रेशमी एहसास। रंगों के वजूद बिखर कर मुझे जिंदगी के एहसास से भिगो रहे हैं। कहीं सिंदूरी आसमां तो कहीं गुलाबी शाम का पता दे रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं सॉइल से सिल्क बनने तक की पूरी जद्दोजहद। पारंपरिक खेती के मुकाबले
रेशम उत्पादन यानी सेरीकल्चर में लाभ का अंदाजा महज इसी बात से लगाया जा सकता है। रेशम उत्पादन साल में 7 से 10 बार किया जा सकता है, जिसे 12 महीनों 200 से 350 रुपए किलोग्राम तक बाजार में विक्रय किया जाता है। यानी 1 एकड़ में 2.5 से 3 लाख रुपए तक की आमदनी कोकून बेचकर की जा सकती है। किसानों को यकीनन दुगना तिगुना मुनाफा तो होता ही है, वहीं रेशम की उपज से हजारों बेरोजगारों को रोजगार भी मिल जाता है, जिसके साथ ही आम इंसानों की ख्वाहिशें सपनों से निकलकर हकीकत का रूप ले सकेंगी। तो वहीं रेशम उत्पादन में बढ़ोतरी से हमारे देश की रेशम निर्यात में सुदृढ़ स्थिति बन सकती है। जरूरत है तो सिर्फ लीक से हटकर सोचने की। उस सोच को जमीनी रूप में परिवर्तित करने के लिए तैयार खड़ा है शासन प्रशासन, जो धन, मन और आधुनिक तकनीक से किसानों के साथ है। मध्य प्रदेश ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां रेशम की चारों प्रजाति मूंगा, टसर, इरी और मलबरी का उत्पादन होता है, जिसमें मलबरी का व्यावसायिक रूप से सबसे ज्यादा उत्पादन किया जा रहा है। इस उत्पादन के क्षेत्र में रुचि रखने वाले हर वर्ग के लिए लघु, मध्यम और उच्च स्तर की योजनाएं बनाई गई हैं। भूमिहीनों को मुफ्त भूमि और पौधे रेशम संचालनालय मध्य प्रदेश शासन द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अलावा स्व सहायता समूह की महिलाओं के लिए भी विशेष योजना बनाई गई है। इल्ली को ट्रे दे देते तो हम फिर इल्ली पालन करते। इल्ली पालने करने के बाद में फिर हमारी जो इल्ली बढ़ जाती थी हम कोसा वोसा तोड़ के सब काम करके कीजिए, और हमारे लिए फिर बिक जाता था कोसा, तो हमें 10,000 का भी हो जाए, 20,000 का भी हो जाए। पहले मजदूरी में बाहर भी चल जाता, रेशम विभाग में जोड़े जब से बाहर भी हम कुछ काम में नहीं गए, हम नहीं ला रहे हैं। मोड़ा मोड़ी भी है कि पैसा हम पढ़ लिख रहा है, एक मोड़ी 11वीं पढ़ रही है, एक मोड़ी 8वीं पढ़ रही है। 1 एकड़ जमीन दे करके हमको घर मकान बनाया, हमारे काज घर मकान दिया, हमारे काज कुआं कर दिया। अब हम है हमारे रेशम केंद्र में काम करते हैं, निंदाई गोड़ाई हर बार चलवाते, ट्रैक्टर चलवाते, खाद कूड़ा दिलवाते और हम मजदूरी पाते। मेरे अपनों पर मैं कुर्बान रहा, मुझे अपनी कुर्बानी पे मान बढ़ा। जिंदगी का मेरी मकसद यही, औरों को मिले सुकून और खुशी। जी हाँ, रेशम उत्पादन के लिए कीटों का पालन सबसे अहम कड़ी होती है। इन्हीं कीटों की खुराक तैयार करने के लिए शहतूत की फसल तैयार की जा रही है, जिसे वैज्ञानिक तरीकों से रोपा जाता है और देखभाल की जाती है। अब हम आपको ले चलते हैं खेतों की तरफ, जहां जमीन तैयार की जा रही है रेशम के कीड़ों यानी बॉम्बिक्स मोरी के खुराक की। जी हां, बॉम्बिक्स मोरी, इस वैज्ञानिक नाम वाले रेशम के कीड़ों के प्रिय भोजन शहतूत की खेती की तैयारी की जा रही है। यहां शहतूत के पौधों के लिए 15% से कम ढाल वाली भूमि, जिसकी गहराई कम से कम 2 से 3 फीट, उत्तम जल निकास युक्त दोमट, बलुई दोमट, लाल मुरम युक्त मिट्टी, जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच हो, वो उपयुक्त होती है। पौधरोपण के पहले गर्मियों के दिनों में एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से 2 से 3 बार कल्टीवेटर से जमीन की 30 से 35 सेंटीमीटर गहरी जुताई की जानी चाहिए। वर्षा के पहले 3-3 फीट की दूरी पर 1 फीट गहरी नालियों का निर्माण कराना चाहिए और इन नालियों में प्रति एकड़ के हिसाब से 3 ट्रॉली या 5 से 6 टन गोबर खाद, 300 किलो सुपर फास्फेट, 100 किलो डीएपी, 50 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश, 5 किलो माइक्रोन्यूट्रिएंट का प्रयोग किया जाना चाहिए। जमीन की जुताई के बाद शहतूत की 6-6 इंच की कलम नर्सरी में रोपी जाती हैं। 3 महीनों की देखभाल के बाद विकसित हुए पौधों को किसान अपनी तैयार भूमि में 5-3-2 यानी इंडस सिस्टम के हिसाब से रोप देता है, ताकि खरपतवार को आसानी से हटाने के साथ साथ समय समय पर खाद भी डाली जा सके।
रोपित पौधे हर 45 दिनों में कीड़ों की खुराक के लिए तैयार हो जाते हैं। इस फसल की पैदावार पहले साल कुछ कम होती है, लेकिन बाद के सालों में काफी बढ़ जाती है। लोहारी होती थी पहले हमारे घर, तो हमारा इन नाम जोड़ के हमें ये जहाँ काम में उन्हें लगाया। हम बोले कि जहाँ का जो काम में अब हमारे दम नहीं थी, तो हम पहले 50-50 रुपया का समूह बनाया था हमने। तो हम जहाँ फिर जिन्हें जाम करने लगे हम काम। और पहले बहुत गरीबी थी हम पे, लोहारी में इतने पैसे भी नहीं मिलते थे। 10 बच्चे, 10 का खर्चा भी नहीं उठता था जी। फिर वो हम जहाँ करने लगे तो सब 2 शादी भी हो गई है, बच्चे हैं इनकी, और मकान भी टूटा, मकान भी बन रहा है, कुआं भी है, लैट्रिन भी है, बाथरूम भी है, सब बनवा लिया हमने जहाँ करने से, और अच्छे मजे में रह रहे हैं। एक छोटा सा कोकून कई 100 मीटर लंबा रेशम हमें तोहफे में देता है। कहने को तो एक लार्वा का बलिदान ही रेशों की मलिका रेशम से हमारी पहचान कराता है। लेकिन यदि जीवन दर्शन की बात की जाए तो हर जिंदगी दूसरों को कुछ देने में ही सार्थक होती है। तो इस लिहाज से लार्वा अपनी छोटी सी जिंदगी में हमें दे जाता है एक रेशमी एहसास को जी पाने का रेशमी मौका। अब रुख करते हैं इंक्यूबेशन यूनिट की ओर, जहां पर रखे सिल्क मॉथ के अंडों को नियंत्रित तापमान में सुरक्षित रखा जाता है। फिर अंडों से रेशम के कीट के लार्वा बाहर निकलते हैं, जिसके बाद चाकी केंद्र में इन कीटों का पालन 10 से 12 दिनों तक करने के बाद वयस्क रेशम कीट किसानों को पालने के लिए दिए जाते हैं। हमारे लिए 1 एकड़ जंगल दिया, हमको इल्ली देते हैं, छोटे छोटे कीड़े देते हैं, उसको हम पत्ती डालते हैं, छोटे को इतने बड़े करते हैं, इतने बड़े, फिर दूसरी एक फिटिंग आती, बुखार आ जाता है उसके लिए, फिर बुखार आने पे दूसरी फिटिंग पे हम विजेता डालते हैं, चूना डालते हैं उस पर, वहाँ चल के चौथा बुखार आता है उसके लिए, फिर उसके लिए विजेता डालते हैं, चूना डालते हैं और उसको फिटिंग लगाते हैं। सुबह शाम हम आते हैं घर पे, जहाँ पर आते हैं शाम को 6 बजे जाते हैं, 6 बजे सुबह 6 बजे आते हैं और उसको कीड़ा को डालते हैं। 2 महीने हम एक प्लाट में पालते हैं इल्ली। पहले से बहुत अच्छी ज़िंदगी, अच्छे कर रहा है, अच्छे कमा रहा है, खा रहा है, पैसे मिल रहा है, बच्चे लोग पढ़ने जाते हैं, अच्छे पैसे मिलेगा, अच्छे कोसा बिकेगा तो और अच्छे पैसे मिलेगा। रेशम कीट यानी सिल्क वर्म एक विशेष स्थान रेयरिंग हाउस में रखा जाता है। पर्याप्त रोशनी और हवा वाले रेयरिंग हाउस का तापमान 22 से 35 डिग्री सेल्सियस और नमी 65 से 70% के बीच होनी चाहिए। ये देखिए सिल्क वर्म किस तरह अपने प्रिय भोजन यानी शहतूत की पत्तियों को खा रहे हैं। जालीनुमा रैक में पल रहे इन सिल्क वर्म्स को दिन में 2 बार शहतूत के पत्ते भोजन के रूप में दिए जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक लार्वा का वजन अंडे से निकलने के बाद 23 से 25 दिनों में 10,000 गुना तक बढ़ जाता है। 20 से 22 दिनों के बाद ये लार्वा से कोकून बनाने में जुट जाते हैं। यही वो दिलचस्प मोड़ होता है जहां प्रकृति का नायाब नजारा देखने को मिलता है। जरा ध्यान से देखिए किस तरह एक लार्वा अपनी लार से निकल रहे रेशों से खुद ब खुद ढकता चला जाता है। देखते ही देखते वो मुकाम भी आ जाता है जब इल्ली पूरी तरह से रेशों के गोले में छुप जाती है और इस सफेद अंडाकार गोले को ही कोकून कहा जाता है। इस प्रक्रिया को 48 घंटे लगते हैं और लार्वा प्यूपा में बदल जाता है। इस कोकून में 10 से 12 दिनों तक रहने के बाद प्यूपा तितली बनकर कोकून को काटकर बाहर निकल जाती है। लेकिन रेशम के धागे बनाने के लिए कोकून का ही इस्तेमाल किया जाता है। जो कोकून हष्ट पुष्ट और भारी होते हैं उससे अच्छी क्वालिटी का धागा निकलता है। किसानों से इन कोकून को रेशम संचालनालय खरीद लेता है, जिसे धागे बनाने के लिए रेशम केंद्र में भेज देते हैं। लेकिन इस खरीद फरोख्त के पहले कोकून का विशेष ध्यान रखा जाता है। उसे धूल मिट्टी से बचाया जाता है।
रेशम केंद्र या सिल्क फेडरेशन पहुंचाए गए कोकून को गर्म पानी में डालकर 10 मिनट तक उबाला जाता है। पानी में उबालने से कोकून के अंदर का प्यूपा निर्जीव हो जाता है। इसके बाद कोकून से रेशम के धागों को अलग कर रीलिंग मशीन से कच्चे रेशम यानी रॉ सिल्क की रील तैयार की जाती है। फिर इन रेशों की ट्विस्टिंग कर डबलिंग की जाती है, जहां 4-5 रेशों को मिलाकर मजबूत रेशम के धागों की रीलें बनाई जाती हैं। इन रेशम के धागों की मजबूती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसको बायो स्टील भी कहा जाता है। एक कोकून से लगभग 800 से 1500 मीटर तक कच्चा रेशम निकलता है। इस तरह कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम के कीड़ों का पालन ही रेशम उत्पादन यानी सेरीकल्चर कहलाता है। एक मोबाइल ऐप बनाया है जिसके माध्यम से हम प्रत्येक हमारे जो कृषक हैं रेशम के, उनकी फ़ोटो, उनकी ज़मीन की फ़ोटो, उनके घर की फ़ोटो हम अपने कंप्यूटर से लिंक कर लेंगे। तो जो हमारे सभी रेशम के कृषक हैं वो हमारे कंप्यूटर से लिंक हो जाएंगे और व्हाट्सएप के माध्यम से उनके खेतों तक हम पहुंच जाएंगे। और उनकी खेतों की तस्वीर, खेतों में क्या उपज हो रही है, घर में क्या है, घर की क्या व्यवस्था है, हम उसकी मॉनिटरिंग शुरू कर देंगे। तो लगभग 1 लाख कृषकों को हम सेरीकल्चर से जोड़ने की योजना बना रहे हैं। मशक्कतों के बाद तैयार हुए रेशम के भी कुछ एहसास हैं, तमन्नाएं हैं, जिनका जिक्र वो कुछ इस अंदाज में कर रहा है। बाद तमाम मशक्कतों के खड़ा हुआ मेरा वजूद, जिसके एहसास की कशिश ने खिला दिए मोहब्बत के फूल, पर बना दिया लोगों ने दायरा मेरा जो नहीं है मंजूर मुझको। तमन्ना है मेरी भी कुछ, जो है कुछ रेशमी तो कुछ मखमली। हर शख्स के आगोश में हो मेरा भी आशियां, कोई भी दामन न तरसे मेरा हमनवा बनने को। रेशम संचालनालय मध्य प्रदेश प्रतिबद्ध है रेशम उत्पादन को सर्वसुलभ और समृद्ध बनाने, कृषकों को प्रशिक्षण की व्यवस्था और रेशम के कीटों को पालने के लिए अंडे उपलब्ध कराने के साथ तकनीकी मार्गदर्शन देने के लिए। इतना ही नहीं, किसान 1 एकड़ में प्रतिवर्ष 3 लाख रुपए तक की आय अर्जित कर सकता है, जिसके लिए संचालनालय हर कदम पर हम कदम बनने के लिए तैयार है। रेशम के धागों से बने कपड़े जैसे साड़ी, ओढ़नी, जैकेट, कुर्ते और अन्य ड्रेस मटेरियल को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए रेशम संचालनालय द्वारा प्राकृत शोरूम जगह जगह पर खोले गए हैं। यहाँ पे सब तरह के कस्टमर आते हैं और यहाँ पर सिल्क साड़ियाँ ज़्यादा पसंद की जाती हैं। मलबरी में बाग प्रिंट में जरी बॉर्डर की साड़ियाँ खूब पसंद की जाती हैं। सेल भी काफ़ी होती हैं। सूट भी है सिल्क में, सूट भी खरीदते हैं। मतलब सिल्क की हर चीज़ ही लोग बाग पसंद करते हैं यहाँ पे। कि अपने यहाँ तो ओरिजिनली सारी चीज़ें हैं, कोई मिलावट तो है नहीं। हमारा ही कोकून पैदा किया हुआ है, धागा भी हम ही लोग निकालते करते हैं, तो उनको दिक्कत ही नहीं जाती है। इसलिए ज़्यादातर यहीं पर लोग आते हैं, पसंद करते हैं। मध्य प्रदेश का तो खैर बहुत ही पहले शुरुआत से चाइना सिल्क भी आती थी, सब आता था, लेकिन यहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है। पिछले कई सालों से सिल्क के ऊपर इनका बहुत अच्छा काम चल रहा है और सिल्क काफ़ी डिज़ाइनर भी आ रही है। बेसिकली पहले क्या होता था, डिज़ाइनर नहीं आती थी। आज की यंग जनरेशन है, कुर्ते ये सब आजकल लेटेस्ट ट्रेंड से ड्रेसेस बन रही हैं, साड़ियाँ भी बन रही हैं, तो अच्छा चल रहा है, अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे साड़ियाँ देख रही थी, सूट्स भी देख रही थी। सिल्क के काफ़ी डिफरेंट वैरायटीज़ हैं यहाँ पे। मैंने साड़ी परचेज़ की है अभी। जरूरत है सिर्फ सोच बदलने की, रेशम उत्पादन की ओर अग्रसर हो, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ हमारा देश प्रदेश भी विकास पथ पर और आगे बढ़ सके। वही राजा अच्छा होता है जो कला को संरक्षण दे और कला को फलने फूलने का मौका दे, चाहे वो गायन कला हो, चाहे बुनाई की कला हो। और उसी प्रयास में हमारा ये विभाग काम कर रहा है। और माननीय प्रवीण कृष्ण जी, हमारे सत्यानंद जी, हमारी सुधा चौधरी जी, हमारा सारा स्टाफ इसी दिशा में लगा है कि हमारे बुनकर भाई बहन हमारे किसी भी कला के कलाकार हों
चाहे वो मूर्ति बनाने वाले हो, चाहे माटी कला के हो, उनका जीवन समृद्ध होना चाहिए। उनकी लोक कला की तारीफ ही नहीं करें, बल्कि उनका जीवन यापन, जीवन स्तर भी अच्छा से अच्छा होना चाहिए, जिससे कि उनके भीतर से अच्छी कला निकल सके। हम अपने मध्य प्रदेश की कला को, चाहे वो महेश्वर हो, चाहे वो चंदेरी हो, चाहे टीकमगढ़ हो और चाहे बाघ हो, और अब तो हमारे पन्ना में भी, मैं पन्ना का वर्णन करना नहीं भूलूंगी, हमारे पन्ना में भी राग पेंटिंग है, शैल चित्र है, और पिछले दिनों उनकी भी साड़ियाँ बनी और बिक्री के लिए हस्तशिल्पीगढ़ में मौजूद है। हमने भीम बेटका का जो शैल चित्र है, उनके प्रिंट की भी साड़ियाँ बनाई है। पन्ना के शैल चित्रों की भी साड़ियाँ हैं, जो आज हमारी दुकानों में, जो हस्तशिल्प की दुकानें हैं उसमें है, और अन्य जगह भी इस मध्य प्रदेश में जहाँ कहीं भी प्राचीन कला मिलेगी, हम उसको जीवित करने का प्रयास करेंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार की कला हो। रेशम सी जिंदगी में रेशम से रिश्ते, जिनमें कुछ को हम बनाते हैं तो कुछ हमें जिंदगी के साथ बने हुए मिलते हैं। इन्हीं रिश्तों के इर्द गिर्द ठहर कर इन्हीं रिश्तों का खूबसूरत सा जाल बन जाता है, जिसकी खूबसूरती में ही हम उलझे हुए जिंदगी गुजार देते हैं। रेशम का कीड़ा यानी कोकून में बंद प्यूपा की जिंदगी भी अपने ही बनाए रेशों में सिमट कर रह जाती है, जिसकी जिंदगी का मकसद ही मानो मनपसंद भोजन के बदले हमें आपको रेशम के रेशों का उपहार देना होता है। इसी उपहार को जब हम तैयार कपड़ों के रूप में देखते हैं तो इसका नर्म एहसास दिलो दिमाग को रोमांचित कर जाता है। आज जरूरत है रेशम उत्पादन बढ़ाने की, जिसके लिए सरकारी प्रयास भी गंभीरता से किए जा रहे हैं, ताकि देश प्रदेश में रेशम उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो सके और आज इस कीमती कपड़े का सिमटा हुआ दायरा बढ़कर हर वर्ग के लोगों तक पहुंच सके। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।